तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हाउ डू वी do registration page with the help of servlet and HTML with the database connectivity and all. So now today we are going to do, and we will try to do the login page. How do we authenticate a particular user who is already registered within our site? तो हम लोग के साइट में कोई भी यूजर रजिस्टर कर लिया तो डेफिनेटली उसको क्या करना पड़ेगा, अब लॉगिन कराना पड़ेगा। तो कैसे लॉगिन करा सकते हैं, तो व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड लॉगिन, एंड लॉगिन करा कर फिर हम उसको किस किस पार्ट में ऑथराइज करेंगे। तो ये टोटली अब आपके प्रोजेक्ट का जैसा फ्लो होगा उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे। बट राइट नाउ हम जिस तरह से फ्लो डिस्कस किए हुए हैं उस तरह से हम लोग इस फ्लो को आगे बढ़ाएंगे। एंड नाउ हम लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा चुके हैं, दैट मीन्स कि एक यूजर रजिस्टर्ड हो गया विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्रेशन पेज। कोई भी नया यूजर आया रजिस्ट्रेशन पेज पे गया, वो रजिस्टर कर लिया अपने आप को, एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली हम उसको लॉगिन कराएंगे। तो लॉगिन कैसे करा सकते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन कराने के पीछे जो कंसेप्ट चलता है और लॉगिन कैसे वेबसाइट पे काम करता है पहले उसको समझते हैं, तब ये लॉगिन पेज का कोडिंग को समझेंगे। क्योंकि फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट how this login page behavior can be customized according to you. But while customizing the behavior of this login page, we must have basic concept how this login and authentication and authorization part of the website is working. So here there is a two terms coming, one is authentication and second is authorization. सो ऑथेंटिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक यूजर जो कि मेरे साइट पे रजिस्टर्ड है, दैट मींस कि डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर यूजर हैविंग वन यूजर आईडी एंड पासवर्ड, एंड उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ वो क्या कर सकता है, मेरे वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो सकता है और प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकता है। दैट मींस कि वो पर्टिकुलर ऑथराइज एरिया होगा जहां पे हम उस यूजर को काम करने के लिए देंगे। जैसे तुम लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो एक पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू तुम ऑथेंटिकेट करते हो, एंड देन जो भी ऑथराइज एरिया है वहां तक तुम जा सकते हो। अदरवाइज तुम उसके आगे जाओगे तो डेफिनेटली नॉट परमिशन का मैसेज आएगा या इससे रिलेटेड कुछ भी और आ सकता है अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट। सो हाउ दिस authorization, authentication and authorization process works. So first we need to see the concept of HTTP. HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल माना जाता है। तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में एक यूजर, अगर कोई यूजर है एंड वो यूजर बार बार मेरे वेबसाइट पे आ रहा है, किस मोड में आ रहा है, इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज HTTP क्या है, एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में कभी भी एक यूजर की आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर सकता है या कनेक्शन बना हुआ नहीं रहता है। जैसे ही एक पेज को रिक्वेस्ट करते हैं, पेज प्रोसेस होता है और सर्वर रिस्पॉन्स कर देता है। सर्वर रिस्पॉन्स करने के बाद उसको भूल जाता है, देन फिर से हिट होता है एंड फिर से हम सर्वर पे जाते हैं, एंड सर्वर अगर सर्वर पे उस तरह का फंक्शनलिटी बना हुआ है, मैकेनिज्म है, तो वो हमको पहचानेगा, अदरवाइज वो नहीं पहचानेगा। अदरवाइज वो ट्रीट करेगा एक नया यूजर आया है। लेकिन हमको क्या ट्रीट करवाना है कि एक नया यूजर नहीं आया, एक वही यूजर आया है जो ऑलरेडी लॉग इन है या फिर लॉग इन करके आगे के पेजेस को वो ब्राउज करना चाह रहा है या सर्व करना चाह रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी तभी है जब हम यहाँ पे जब HTTP प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल में हम एक यूजर के स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा। अब इसको बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट। यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट का काम ही है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल पे रिटर्निंग यूजर को मेंटेन करना, जिसको मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली वी हैव 4 प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू हम लोग ये टास्क को अचीव कर सकते हैं। मतलब एक यूजर के स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, यूजर के स्टेट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये यूजर मेरा फर्स्ट टाइम यूजर है या फिर लॉगिन करने के बाद रिटर्निंग यूजर है,
और वो ऑलरेडी लॉग इन कर चुका है, तो उसके ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पार्ट पे जो कुछ भी हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं वो उसको मिलता रहे, बार बार लॉग इन ना करना पड़े जब तक वो लॉग आउट नहीं करता है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट फीचर्स को अचीव करना पड़ेगा, मतलब एक यूजर के स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए 4 तरीका होता है, 4 तरीका से हम एक यूजर के स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका पहले जानते हैं, फर्स्ट वन इज क्वेरी स्ट्रिंग, जिसका लास्ट क्लास में भी हम थोड़ा सा चर्चा किए थे। क्वेरी स्ट्रिंग एक तरीका है जिसके थ्रू हम वन पेज टू अनदर पेज, जस्ट नेक्स्ट पेज पे हम अपने वैल्यू को या किसी भी तरीके के वैल्यू को हम शेयर कर सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट में बेसिकली एक वैल्यू शेयर होगा जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर यूजर रिटर्निंग यूजर है, मतलब मेरे वेबसाइट पे लॉगिन कर गया है और हम उसको पहचान रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही उसके कंटेंट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरीका है क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब ही है कि जैसे ही हम किसी यहाँ पे किसी वेबसाइट को सर्व करते हैं ना, तो ये क्वेरी स्ट्रिंग वाला फंडा आपको देखो, जैसे गूगल पे ही हम सर्च किए, सपोज हम यहाँ लिखे स्टेट मैनेजमेंट, हम इसी टर्म को सर्च कर रहे हैं और लिखे थे, तो ये क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब है कि तुम्हारा इससे पहले यूआरएल है, यहाँ तक यूआरएल, जैसे ही क्वेश्चन मार्क लग गया, क्वेश्चन मार्क के बाद ये कहलाएगा क्वेरी स्ट्रिंग। मतलब जो क्वेरी एक तरह से रिक्वेस्ट ही क्वेरी है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जो हुआ ना, वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रहा है, और क्वेरी स्ट्रिंग का मतलब है कि वो जिस यूआरएल के साथ रिक्वेस्ट हो रहा है, उस रिक्वेस्ट यूआरएल के साथ मेरा कुछ वैल्यू भी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो वैल्यू भी ट्रैवल करने का मतलब है कि वो यूआरएल के साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा, और कॉन्केटिनेट कैसे होगा, तो एक क्वेश्चन मार्क लगाना होगा उस यूआरएल के साथ, और उसके साथ एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू है वो भेजेंगे। अगर और दूसरा वैल्यू भेजना है तो एम्परसेंट लगाएंगे, दिस इज द कॉन्केटिनेशन। फिर दूसरा वेरिएबल डिफाइन करेंगे, फिर उसका वैल्यू होगा, फिर कॉन्केटिनेट करेंगे, तो मल्टीपल वैल्यूज को तुम भेज सकते हो। इसका लेंथ 256 कैरेक्टर्स होता है, 256 कैरेक्टर्स तक तुम यहाँ पे भेज सकते हो डाटा को। तो ये क्या करता है ना, फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराता है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज जिसके थ्रू हम वैल्यू को रिटेन कर पाएंगे और एक पेज से दूसरे पेज तक वैल्यू को पहुंचाएंगे, ताकि हम ये समझा सकें कि ये पर्टिकुलर यूजर मेरा ये काम कर रहा है, और हम इस तरह से उसके वैल्यू को, यानी उसके किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, यूनिक वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करा पाएंगे। तो दिस इज फर्स्ट। तो इसका जो कुछ एडवांटेज एंड कुछ डिसएडवांटेज होगा हर एक प्रॉपर्टीज का। तो इसका एडवांटेज ये है कि हम आसानी से एक पेज से दूसरे पेज तक वैल्यू को ट्रैवल करा सकते हैं। बट डिसएडवांटेज ये है कि हम प्लेन टेक्स्ट में अगर वैल्यू को ट्रैवल कराते हैं तो इट इज विजिबल एंड इट इज हैकेबल, क्योंकि ये विजिबल होगा, कोई भी यूआरएल को हैक कर सकता है, और यूआरएल में जो वैल्यू है प्लेन टेक्स्ट में, टेक्स्ट पार्ट में, ये वैल्यू आसानी से किसी को मिल सकता है। तो इट इज लेस सिक्योर, ये भी मान सकते हो, इट इज लेस सिक्योर। तो लेस सिक्योर है, इसलिए इसको वहीं पे यूज करते हैं जहां पर हमको लगता है कि मेरा वैल्यू अगर कोई देख ले, जैसे गूगल दिखा रहा है, इसको देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गूगल को, ठीक है, तो ये वैल्यू अगर कोई देख ले तो हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इस तरीके को यूज कर सकते हैं। तो जहां लगता है वैसे वैसे जगहों पे हम इसको यूज करते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग वाला प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। और अगर इसको सिक्योर बनाना है तो जैसे देखो ये इसके आगे कुछ और भी कर रखा है। तो जस्ट लाइक गेट एंड पोस्ट ना? गेट, ये गेट है, पोस्ट नहीं है, ये ये गेट। गेट है, पोस्ट नहीं, एग्जैक्टली। यस, तो ये गेट वाला तरीका यूज कर सकते हैं। और अगर हमको कोई सिक्योर वैल्यू भेजना है तो फिर मेरे पास सिक्योरिटी प्रोसेसेस है, जैसे कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, इंक्रिप्ट करके हम वैल्यू को भेज सकते हैं। तो इंक्रिप्ट करके वैल्यू को भेजेंगे क्वेरी स्ट्रिंग में भी, तो कोई भी जल्दी इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम लगा सकते हैं, बहुत सारा एल्गोरिथम है, SHA है, MD5 है, और भी पब्लिक की, प्राइवेट की, तुम लोग अगर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़े होंगे तो वहाँ पे तुमको डिटेल में मिलेगा कि हम किसी वैल्यू को कैसे इंक्रिप्ट करते हैं, कैसे फिर डिक्रिप्ट हो जाएगा अदर साइड पे। तो ये एक तरीका है। अगर तुम क्वेरी स्ट्रिंग फिर भी यूज करना चाहते हो लेस सिक्योर होने के बाद भी, तो तुम उसको इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करके अपने वैल्यू को सिक्योर वे में ट्रैवल करा सकते हो।
तो दिस इज द फर्स्ट स्टेट मैनेजमेंट फीचर. सेकेंड है दैट इज कॉल्ड हिडन फॉर्म फील्ड. हिडन फॉर्म फील्ड. हिडन फॉर्म फील्ड में क्या करते हैं ना कि हम जो भी HTML बनाए हैं, जैसे ये HTML है, यहाँ पे भी HTML है, तो हम इसी फॉर्म में क्या करेंगे ना, इसी फॉर्म में हम वैल्यू को हाइड करके भेजेंगे. ठीक है. तो वैल्यू ब्राउजर पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन बैकग्राउंड में पड़ा हुआ रहेगा. तो दिस इज अनदर वे कि हम एक वैल्यू को दूसरे पेज तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म का पार्ट है. तो जैसे हम लोग फॉर्म पे वैल्यू भेजे और फिर यहाँ आके उस वैल्यू को कलेक्ट कर रहे हैं, वैल्यू को गेट कर रहे हैं, तो उस तरह से हिडन वैल्यू को हम गेट करके उसको आगे प्रोसेस करा सकते हैं. तो दूसरा तरीका है हिडन फॉर्म फील्ड. तो इसका भी वही प्रोज एंड कॉन्स है जिसका जितना कि क्वेरी स्ट्रिंग का है. हिडन फॉर्म फील्ड बहुत आसानी से वैल्यू को एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रैवल करा देगा, बहुत इजी है. बट अगेन देयर इज ए सिक्योरिटी प्रॉब्लम, बिकॉज जो भी यूजर आपको ये फंडा जानता है, जैसे कि अगर पहले से जान रहे होगे तब तो ठीक है, अदरवाइज आज के बाद तुम ये फंडा जान चुके हो और तुम किसी भी वेबसाइट पे जाओगे एंड वेबसाइट पे देखना है कि हिडन फॉर्म फील्ड में क्या वैल्यू आ रहा है. तो किसी भी वेबसाइट पे जाओ, सपोज हम यहाँ पे गए, ये वेबसाइट को ओपन किए, ये वेबसाइट को ओपन किए. अब इस वेबसाइट के सोर्स को हम देखेंगे. ये वेबसाइट राइट क्लिक करने नहीं दे, अच्छा है. तो इस पेज पे व्यू सोर्स करेंगे और व्यू सोर्स में जाएंगे. तो इस वेबसाइट का जितना भी कोड है वो दिख रहा है, और साथ में जहाँ पे फॉर्म टैग होगा उस फॉर्म टैग में तुमको वैल्यू इसी तरह से दिख जाएगा, क्योंकि सोर्स में है लेकिन ब्राउजर पे नहीं दिख रहा, बिकॉज वी आर टेलिंग ब्राउजर की ये वैल्यू हिडन मोड में है और इसको आपको नहीं दिखाना है. तो ब्राउजर पे वो वैल्यू नहीं दिखेगा, लेकिन पेज के सोर्स में वो वैल्यू कहीं ना कहीं रिटेन रहेगा, वहां पे रहेगा. तो वो एक तरीका है. अगर कोई नॉन यूजर है और वो जान रहा है ऐसा कुछ फंडा होता है, तो वो राइट क्लिक करेगा, पेज सोर्स पे जाएगा और वहां से वैल्यू निकालने का कोशिश करेगा, खोजेगा कि भाई हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू पड़ा हुआ हो और वो वैल्यू हम उसको किसी तरह से डिस्ट्रॉय करें या कुछ करें, टैम्परिंग करें, तो मेरा कुछ काम बन जाए. तो ये दूसरा तरीका है. तो इसका भी कॉन्स में यही है कि ये सिक्योरिटी थोड़ा कम प्रोवाइड करेगा. अगर तुमको लगता है कि इससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, अगर कोई वैल्यू देख लेता है या एक्सेस कर लेता है, जान जाता है, अगर उससे तुम्हारे वेबसाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन यूज इट. बहुत सारे जगह पे यूज किया जाता है ये फॉर्म फील्ड को. तो ये हिडन मोड में ट्रेवल करता है फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज. ये नेक्स्ट पेज पे ही जस्ट ट्रैवल करेगा. दोनों प्रॉपर्टी जो है ना सिंपली नेक्स्ट पेज तक ट्रैवल करेगा. मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे भेजेंगे और फिर तीसरे पे भेजना है तो दूसरे से तीसरे पे भेजेंगे, फिर तीसरे से चौथे पे भेजेंगे. मतलब वन टू नेक्स्ट पेज ही जाएगा. ऑल पेजेस अवेलेबल नहीं होगा. मतलब पूरे वेबसाइट पे अगर 10 पेजेस है तो हम पहले पेज से दूसरे पेज पे भेजेंगे, दूसरे से तीसरे पे भेजेंगे. तो ये थोड़ा सा इसका और भी ड्रॉबैक है दोनों ही प्रॉपर्टीज का, क्योंकि वन टू नेक्स्ट पेज ही जाएगा. नाउ थर्ड वन आपको बहुत अच्छे से पता है और इसका बहुत ज्यादा आज के समय में यूज होता है, दैट इज कुकीज. तो कुकीज इज द थर्ड properties by which we can know a particular user or we can manage the state of a particular user कि ये particular user है और ये user returning है. तो बेसिकली जो कुकीज है ये क्लाइंट साइड पे स्टोर होता है, क्लाइंट साइड के ब्राउजर पे होता है. तो कुकीज जैसे कि ये क्वेरी स्ट्रिंग क्या है, ये ब्राउजर यूआरएल के साथ ट्रैवल करता है, कहीं भी स्टोर नहीं होता है, ट्रैवल करता है. हिडन फॉर्म फील्ड भी कहीं स्टोर नहीं होता है, ट्रैवल करता है. लेकिन कुकीज क्या है, क्लाइंट साइड पे स्टोर होता है, क्लाइंट साइड पे स्टोर होता है. अच्छे से समझ लो. तो क्लाइंट साइड पे क्या है, मेरा ब्राउजर है और ये ब्राउजर पे ये कुकीज मेंटेन होता है. तो हम अभी जितने भी वेबसाइट को सर्व किए हैं उसका कुकीज यहाँ पे बन चुका होगा, और वो अगर वो कुकीज हैंडल कर रहा होगा तो उस कुकीज का पूरा मेंटेनेंस होगा और उस कुकीज से वो वैल्यू को फेच कर रहा होगा. वो डिटेक्ट कर रहा होगा कि यही यूजर है जो कि बार बार आ रहा है. तो जैसे अभी देखो गूगल मेंटेन करता है, अभी हम फिर से वही कीवर्ड को हिट कर रहे हैं. तो इस कीवर्ड को हिट करने से देखो ये हमको डिटेक्ट किया. कैसे किया, कैसे पता चलेगा,
इसको पता चल गया कि हम वही यूजर है जो अभी थोड़ी देर पहले आए थे या कुछ दिन पहले आए थे। अगर कुकीज का लाइफ टाइम सेट होता है, लाइफ स्पैन सेट होता है, हम एक दिन का भी रख सकते हैं, एक महीने का भी रख सकते हैं, एक साल का भी रख सकते हैं। तो जितना दिन हम कुकीज का लाइफ स्पैन दिए हुए हैं उतने दिन तक वो हमको डिटेक्ट करेगा, उसके बाद फिर से नया कुकीज बनाना पड़ेगा। तो बताओ कैसे ये हमको डिटेक्ट कर रहा है। अगर कुकीज ऑन है, कुकीज डिटेक्शन हो रहा है, तो कैसे कर रहा है। ये बहुत बेसिक फंडा है। आज के समय में देखो कुकीज पॉलिसीज है और ये गवर्नमेंट का रूल हो गया है, इसलिए बहुत सारा वेबसाइट तुमको पहले क्या करता है, कुकीज पॉलिसीज को ओके करवाता है, एक्सेप्ट करवाता है, ताकि तुमको वो बता रहा है कि आई एम गोइंग टू स्टोर योर इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर एग्री एक्सेप्ट इट, अदरवाइज आई डोंट गिव यू द ब्राउजिंग परमिशन। बहुत सारा साइट ब्राउज करने ही नहीं देगा आपको। जैसे ही आप डिनाई करोगे आपको कुछ पार्ट में ब्राउज कराएगा या फिर ब्राउज करने ही नहीं देगा वो अपने वेबसाइट को, क्योंकि वो जानता है कि हम आपके इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं और आप जब तक मेरे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करोगे तब तक हम आपको वेबसाइट ब्राउज करने नहीं देंगे, अदरवाइज आप मेरे वेबसाइट को छोड़ के जा सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो किसी वेबसाइट पे हमको कुछ कुकीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है, किसी में तो ऑल कुकीज होता है, तो मल्टीपल कुकीज वो ट्रेवल करा सकता है, स्टोर करा सकता है। तो इट्स टोटली डिपेंड कि किस तरह का वेबसाइट है वो, तो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे गूगल हमको ट्रैक कर रहा है, कैसे कर रहा है ये बहुत अच्छे से पता लग जाएगा, क्योंकि ये हमको समझ गया कि हम वही यूजर हैं और सेम कीवर्ड भी फायर किए हैं। तो सेम कीवर्ड भी फायर किए तो ये बहुत अच्छे से समझ गया। और जैसे ही हम किए तो देखो, आपने पढ़ा भी होगा, जब हाइपरलिंक होता है तो हाइपरलिंक जब विजिट करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। तो देखो ये वाला वेबसाइट हम विजिट किए थे, इसका कलर देखो थोड़ा सा रेडिश हो गया है और बाकी सब ब्लू है। तो ये हमको डिटेक्ट कर लिया कि ये वही कीवर्ड फिर से फायर किया, वही यूजर भी है, वही कीवर्ड भी है। तो वो आपने वो बताने का कोशिश कर रहा है कि आप ये वेबसाइट विजिट कर चुके हो, ये वेबसाइट का कलर थोड़ा चेंज आ रहा होगा। ये बहुत अपने स्क्रीन पे तुम अच्छे से देख पाओगे, इसको करके देखना। और बाकी का कलर ब्लू ही है क्योंकि बाकी का वेबसाइट हम अभी तक विजिट नहीं किए। जैसे ही हम विजिट करेंगे दूसरे वेबसाइट को, उसका कलर अगेन विजिटेड लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको वी लिंक बोलते हैं। तो ये वी लिंक मेंटेन कर रहा है, तो वी लिंक मेंटेन कर रहा है और ये हमको डिटेक्ट कर रहा है। तो दिस इज हाउ, दिस इज विद द हेल्प ऑफ कुकीज। कुकीज में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लिया कि ये वेबसाइट इस पर्टिकुलर बंदे ने देख लिया, ये पर्टिकुलर यूजर ने देख लिया। अब इस अब हम वो हमको इन्फॉर्म कर रहा है एक तरह से। ये बहुत हद तक यूजर फ्रेंडली भी है। तो ये हमको इन्फॉर्म कर रहा है कि आप इस वेबसाइट को देख चुके हो, अगर आप फिर से देखना चाहते हो क्लिक करो, नहीं देखना चाहते हो तो हम बता रहे हैं आपको कि आप इस वेबसाइट को आप देख चुके हो। तो ये एक तरीका भी है कि आप जो गूगल ब्राउज करते हो। सर इनफैक्ट कुकीज जो है हम लोग के वो ये कंप्यूटर्स को भी स्टोर कर, किस डिवाइस से आपने ये साइट पे ये भी वो स्टोर कर लेता है हाँ आईडीज के फॉर्म में, मतलब यूजर और उसके डेटा को वो एक पर्टिकुलर आईडी, यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देता है। यस, ये सारा स्टोर कर लेता है। तो ये आपके ही कंप्यूटर पे, आपके ही ब्राउजर पे ये स्टोर करके रखता है, ये अपने सर्वर पे नहीं रखता है, क्योंकि उसके पास करोड़ों यूजर है। तो सबका इंफॉर्मेशन वो सर्वर पे नहीं रख रहा है, तो वो आपके ब्राउजर पे ही स्टोर कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ से खोज लो। आपका ये नेक्स्ट टास्क है, यू जस्ट फाइंड आउट वेयर दिस कुकीज इज स्टोरिंग इन योर ब्राउजर। तो कहीं पे जाओ और खोजो इसमें, या इतना ही मेन्यू में कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएगा। तो वो जाओगे, जैसे ही कुकीज में जाओगे तो दिखना कि कितने सारे वेबसाइट का कुकीज है। और बहुत सारा कुकीज प्लेन टेक्स्ट भी रखता है, बहुत सारा कुकीज इंक्रिप्टेड भी रखता है। तो जो प्लेन टेक्स्ट कुकीज होगा ना, उसमें पढ़ पाओगे कि वो क्या इन्फॉर्मेशन रखे हुए हैं। और जो इंक्रिप्टेड कुकीज होगा वो तुम नहीं पढ़ पाओगे, जस्ट वो फिर सर्वर पे डिक्रिप्ट होगा और तभी वो पढ़ पाएगा। तो जो सिक्योर साइट होगा, सिक्योर डाटा होगा, वो इंक्रिप्टेड होगा। जो लगता है कि ऐसे ही है, चल रहा है, जैसे गूगल का डाटा है, हो सकता है ये तुमको प्लेन टेक्स्ट में रखे होगे, रखा हुआ होगा, ताकि वो तुम जब कुकीज को देखोगे तो इजिली समझ पाओगे कि ये कुकीज में क्या डाटा स्टोर है। तो this is the third properties by which we can detect a particular returning user, and we provide information according to that user। जैसे गूगल ने मुझे प्रोवाइड किया, मेरे अनुसार उसने इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड किया कि ये बता रहा है कि आप ये पर्टिकुलर वेबसाइट विजिट कर चुके हो और आप आगे का इंफॉर्मेशन आप विजिट कर सकते हो। तो ये जो कुकीज है ये ब्राउजर पे स्टोर हो रहा है, और इसका जो स्टोरिंग कैपेसिटी है दैट इज 4K। 4K तक का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं।
तो मान के चलो 4000 बाइट्स है, बाइट्स को स्टोर कर सकते हैं। 4000 बाइट में आप जितना इन्फॉर्मेशन रखो उतना आप स्टोर कर सकते हो। तो 4096 एक्चुअली इसका वैल्यू आता है, लेकिन जनरली 4 के ही लोग बोलते हैं। 4 के वैल्यू वी कैन स्टोर ऑन द क्लाइंट मशीन, मैक्सिमम लेंथ है इसका। तो दिस इज द थर्ड वे वी कैन कैच पर्टिकुलर यूजर। तो इसका अगेन इसका प्रॉस यही है कि हम यूजर को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। पहले के दो फीचर्स में ये फैसिलिटी नहीं था कि हम इंफॉर्मेशन को कहीं स्टोर कर रहे हैं, जस्ट ट्रैवल कर रहा था। बट फोर कुकीज में क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कहीं स्टोर कर रहे हैं। अगेन डिमेरिट यही होगा क्योंकि ये क्लाइंट के मशीन पे स्टोर हो रहा है। तो डेफिनेटली क्लाइंट अगर पर्सनल कंप्यूटर पे काम कर रहा है तब तो ठीक है भाई, लेकिन अगर वो पब्लिक कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो उसका कुकीज कोई भी हैक कर सकता है और उस कुकीज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू वो उसके अकाउंट को प्रॉब्लम कर सकता है। तो बी वेरी केयरफुल। इसलिए बोला जाता है कि जब आप पब्लिक जगह पे जैसे साइबर कैफे पे अपना वेबसाइट खोल रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, तो वहां से क्या करना चाहिए, पूरा कैशिंग, कैच हिस्ट्री ये सब डिलीट करके निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैशिंग में ही कुकीज को पड़ा रहता है। तो कैशिंग कर लेगा कुकीज को और वो फिर जैसे ही बहुत सारा साइट तो आपको ऑटो लॉगिन भी प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ कुकीज, कि आप अगर साइन इन कर रखे हो तो फिर दोबारा आपको यूजर आईडी पासवर्ड भरने की जरूरत नहीं है। जैसे उस वेबसाइट को खोलोगे वो आपको डायरेक्टली उसके नेक्स्ट पेज पे पहुंचा देगा। तो विद द हेल्प ऑफ कुकीज दिस कैन आल्सो बी डन। सो बी वेरी केयरफुल। तो ये इसका डिमेरिट है या कॉन्स है बोल सकते हो कि कुकीज अगेन थोड़ा सा इनसिक्योर्ड है बिकॉज ऑफ कि ये क्लाइंट मशीन पे स्टोर होता है। और अगर यूजर बहुत एडवांस यूजर नहीं है, टेक्निकल नहीं है, तो उसका मशीन जनरली हैक हो जाता है और उसके उसका जो भी ब्राउजिंग डाटा है वो हैक हो सकता है। तो ये इससे थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर है। नाउ नेक्स्ट एंड फोर्थ वन दैट इज सेशन। तो सेशन प्रॉपर्टीज आपको ये स्टेट मैनेजमेंट का ही एक फीचर है। इसको बोलते हैं सेशन स्टेट मैनेजमेंट। तो सेशन स्टेट मैनेजमेंट अगेन एक तरीका है एंड इसका एडवांटेज बता दें कि ये हाईली सिक्योर्ड होता है और ये जो है ये सर्वर साइड पे बनता है, सर्वर पे बनता है। तो ड्यू टू सर्वर साइड वेरिएबल क्रिएशन है, यहाँ पे सर्वर साइड डाटा स्टोरेज है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हैक होने का चांसेस जो होता है वैल्यू का वो बहुत कम होता है और सिक्योर वे में डाटा को हम रख सकते हैं। तो सेशन मेंटेनेंस is the one of the part which can be used for the login page. लॉगिन पेज के लिए हम लोग सेशन को ही मेंटेन करते हैं और सेशन चूंकि सर्वर साइड मेंटेन होता है, सर्वर साइड क्रिएट होता है और ये एज ए ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करता है। तो सर्वर साइड पे एक यूजर के लिए ये ग्लोबल वेरिएबल है, हर यूजर का अपना अपना ग्लोबल वेरिएबल बनेगा जो कि ग्लोबल एरिया ऑफ दैट वेब सर्वर बनेगा। तो ग्लोबल एरिया ऑफ दैट वेब सर्वर हम अगर वैल्यू को रखते हैं और अपने वेबसाइट पे थ्रू आउट हम किसी भी पेज से डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि एक पेज से दूसरे पेज तक ही जाएगा। इसमें है कि अगर हम एक बार सेशन बना दिए, एक यूजर को लॉगिन कराएं, उसका सेशन सर्वर पे बना दिए, तो वो सेशन मेंटेन होगा थ्रू आउट पर्टिकुलर यूजर ट्रैवल टू ए पर्टिकुलर वेबसाइट टिल लॉग आउट। जब तक वो लॉग आउट पे क्लिक नहीं करता है तब तक उसका सेशन सर्वर पे मेंटेन होगा। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज यही है कि चूंकि ये सर्वर पे एक स्टोरेज स्पेस को कंज्यूम करता है, तो हमको सेशन में वैल्यू उतना ही रखना चाहिए जितना कि जरूरी है। अदरवाइज मेरा अगर हम हैवी सेशन मेंटेन करेंगे किसी यूजर को लेकर, तो मेरा सर्वर साइड जो मेमोरी है और जो मेरा प्रोसेसिंग है वो मेरा स्लो हो जाएगा। तो एडवांटेज इसका यही है कि हम ग्लोबल मेंटेन कर सकते हैं, किसी भी पेज से डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा, सर्वर साइड है तो सिक्योर है। बट डिसएडवांटेज यही है कि हम चूंकि सर्वर पे ये वेरिएबल बन रहा है, तो सर्वर पे हम ज्यादा रिसोर्सेस कंज्यूम एक पर्टिकुलर यूजर के लिए नहीं कर सकते। क्योंकि सपोज एक यूजर को हम 2 बाइट का स्पेस दिए, 2 ही बाइट समझ के रख लो, 2 बाइट या 4 बाइट का स्पेस दिए,
तो अगर मेरे पास 2 करोड़ यूजर है और हर यूजर का सेशन बन रहा है, तो 2 करोड़ इंटू 4 बाइट्स, इतना स्पेस कंज्यूम होने वाला है। तो अगर तुम्हारे पास इतना स्पेस है तो कंज्यूम करो, अदरवाइज मान के चलो कि हमको एकदम शॉर्ट से शॉर्ट वेरिएबल वैल्यू रखना है, जिससे सिर्फ हम एक पर्टिकुलर यूजर को आइडेंटिफाई कर पाए कि ये रिटर्निंग यूजर है। अदर देन कोई इंफॉर्मेशन हम सेशन में स्टोर करना पसंद नहीं करेंगे। फिर कुकीज है, कुकीज में रखो, इंक्रिप्ट करके रखो ताकि डिटेक्ट कर सके। 4K वैल्यू है, वो क्लाइंट साइड पे है, तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 4 प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टेट मैनेज कर सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो स्टेट मैनेजमेंट क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज जो ये प्रोटोकॉल है, जो यहाँ पे प्रोटोकॉल दिखता है, ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल माना गया है। टीसीपी प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे हमको अपना पूरा काम करना है, तो उसको करने के लिए हमको स्टेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमको ये 4 प्रॉपर्टीज मिला है, जो कि किसी भी वेब टेक्नोलॉजी में ये काम करता है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो हम बता रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर वेब टेक्नोलॉजी का है, ये किसी भी वेब टेक्नोलॉजी में ये काम करता है। करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर हम जावा में यूज कर रहे हैं तो जावा में कैसे यूज होगा, फिर अगर डॉटनेट में कर रहे हैं या फिर पीएचपी में कर रहे हैं या फिर पाइथन में कर रहे हैं, तो तरीका डिफरेंट होगा। जैसा कि लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, तो तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट कंसेप्ट यही रहेगा। तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि दुनिया का पूरा वेब टेक्नोलॉजी इसी तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से क्लियर है कि हमको स्टेट मैनेज करना पड़ेगा। और स्टेट मैनेज करने के लिए मेरे पास ये 4 प्रॉपर्टीज है। हर हर प्रॉपर्टीज का कुछ एडवांटेज एंड कुछ डिसएडवांटेज है। हम जिस भी टाइप को यूज करें उसके अकॉर्डिंगली यूज करें, ताकि वो मेरा जो वेबसाइट का परफॉर्मेंस है, वेबसाइट का सिक्योरिटी है, ये मेंटेन कर पाए। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जैसे कोई भी बैंक का रहता है, जैसे सेंट हो गया ऑनलाइन बैंकिंग के, उसमें सर अगर आप एक लॉग इन करते हो तो वो ना उसमें सेशन एक्सपायर्ड हो जाता है विदाउट लॉग आउट। अगर हाँ लॉग आउट नहीं भी करते हैं हाँ तो हाँ। वो तो सेशन पे बेस नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने कहा था कि लॉग आउट जब तक प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो हाँ। रहता है, ये लॉग इन रहता है। नहीं लेकिन वो नहीं, तो यहाँ पे सेशन एक्सपायर्ड हो जाता दूसरा भी फंडा है। एक तो लॉग आउट बटन पे जब तक क्लिक नहीं करते हैं, एंड दूसरा है इसका टाइम आउट होता है। जैसे कुकीज का टाइम आउट होता है, टाइम स्पैन है, उसी तरह सेशन का भी टाइम स्पैन है। अगर हम सेशन का टाइम आउट सेट करते हैं 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड के बाद ये ऑटोमेटिकली सेशन डिस्ट्रॉय कर देगा सर्वर पे। तो सेशन डिस्ट्रॉय होने का मतलब है कि तुम लॉग आउट हो गए, बाय फोर्सली लॉग आउट हो गए। तो जितना भी बैंकिंग साइट है, ड्यू टू द सिक्योरिटी, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी पर्सन है जो कि बैंकिंग साइट को सर्फ कर रहा है या ब्राउज कर रहा है, तो वो डेफिनेटली काम करते रहेगा, कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि पेमेंट का बात होता है। तो अगर वो डिटेक्ट कर लेता है कि 30 सेकेंड तक आप इनएक्टिव हो, तो इनएक्टिव होने का मतलब है कि आपने आइदर सिस्टम को छोड़ दिया, गलती से छोड़ दिया, चाहे जैसे भी छोड़ दिया, या फिर आपका कुछ प्रॉब्लम हो रखा है। तो वो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस वो सेशन को आउट कर देता है। तो वो टाइम सेट करके रखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग अपने वेबसाइट पे भी, यहाँ पे जो मेरा है। एक्सएमएल ये सर फाइल, एलएमएस पे भी ये चीज है सर, कि हाँ एलएमएस अगर आप वर्क नहीं करो आइडली छोड़ दोगे तो वो अपने आप लॉग आउट कर देता है। यस, अपने आप लॉग आउट कर देगा। तो यहाँ पे जैसे देखो वेब, देखो सेशन टाइम आउट है, और सेशन टाइम आउट कितना डाला हुआ है, ये 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स तक आप आइडियल यस रहोगे सर। तब ये सेशन टाइम आउट कर देगा। आप चाहो तो इसको 5 मिनट्स कर सकते हो, या फिर 2 मिनट्स कर सकते हो, जितना आपको मर्जी हो उतना यहाँ पे सेशन टाइम आउट सेट कर दो। तो आपके आपके ब्राउजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका सेशन टाइम आउट सेट करते हो। जैसे सपोज अगर हम किसी वेबसाइट पे फॉर्म भरवा रहे हैं, तो फॉर्म भराने वाला वेबसाइट आपका 5 मिनट में फॉर्म नहीं भरा पाएगा। तो 5 मिनट का टाइम आउट करोगे तो थोड़ा पंगा होगा। लेकिन बैंक साइट जो है, वो 5 मिनट बहुत होता है हैक होने के लिए। तो बैंकिंग साइट क्या करता है, हार्डली 30 सेकेंड या 1 मिनट देता है आपको। 1 मिनट अगर आइडियली छोड़े तो वो सेशन आउट हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू, ये आपका वेबसाइट है, आप देख लो कि आपका कैसे यूजर है, वो यूजर कितना देर काम करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अकॉर्डिंगली सेशन का आप सर टाइम। मेरा एक और क्वेश्चन है, जो ओटीपी जो आता है वो लिखता है कि वो 180 सेकंड्स के लिए ही वैलिड है, तो उसमें भी यही चीज वर्क होता है? नहीं, उसमें टाइमर लगा होता है, वो दूसरे तरीके से वर्क होता है। उसमें टाइमर लगा ओके। कर हम लोग सेट कर देते हैं, आफ्टर टाइमर
वो एक्सपायर हो जाता है, मतलब वो ओटीपी हम लोग हटा देते हैं अपने, वो चूंकि डाटाबेस से लिंक होता है, डाटाबेस में वो उसको स्टोर करते हैं। तो उसको ओके। डिफरेंट तरीका है, हर जगह पे बहुत सारा कंसेप्ट आज के समय में। लॉजिकली तुम ओटीपी को तुम टेम्पोररी मेमोरी में रखते हैं, तो टेम्पोररी मेमोरी में रखने के कारण हम लोग टाइम सेट कर देते हैं कि 1 मिनट तक हम टेम्पोररी मेमोरी में रखेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसको आउट करेंगे। तो कितने लोग सेशन में भी रख लेते हैं कि चलो सेशन में रख लेते हैं ओटीपी को, और ओटीपी का सेशन टाइम आउट कर देते हैं 2 मिनट। 2 मिनट में सेशन टाइम आउट हो गया तो हो गया खत्म, चलो हटो। अगर आप चाहो तो डाटाबेस पर रख सकते हो, चाहो तो जावास्क्रिप्ट पे टाइमर लगा के रख सकते हो। बहुत सारा तरीका है, कोई फिक्स नहीं है कि ओटीपी कैसे हम ट्रैवल कराएं। तो इट्स अप टू यू, तुम कैसे यूज करना चाहते हो। सेशन भी यूज कर सकते हैं वहाँ पे, ये हम कर सकते हैं कि सेशन में भी हम ओटीपी को रख सकते हैं, और हम सेशन टाइम आउट दे देंगे ओटीपी का 2 मिनट का। 2 मिनट के बाद वो सेशन में सेशन आउट हो जाएगा, तो वो ओटीपी जैसे ही डालोगे इनवैलिड दिखाने लगेगा। तो इट्स अ डिफरेंट वे टू डू द सेम टास्क। तो यहाँ पे जो ये चारों तरीका है, इन चारों तरीके में से हमको अभी लॉगिन पेज पे काम करना है। तो डेफिनेटली हम लोग किस पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे सेशन पे। तो सेशन पे हमको काम करना होगा, और एक यूजर जैसे ही लॉगिन करेगा, मतलब वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भर के लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा, तो इसका हम पहले डाटाबेस में चेक करेंगे कि इस यूजर आईडी का जो कॉम्बिनेशन है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड का, वो मेरे डाटाबेस में रिसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो मैच होगा, और वहां से रिटर्न आएगा कि भाई फाउंड है। तो हम इसको लॉगिन कराएंगे। लॉगिन कराने के बाद कंसेप्ट ये होगा कि हम उस यूजर का एक सेशन मेंटेन करेंगे, और उस सेशन में हम उससे उस यूजर से रिलेटेड कोई एक इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो मेरे पास जो यूजर आईडी है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे यूनिक इंफॉर्मेशन। तो यूजर आईडी जो कि प्राइमरी की हम लोग बना चुके हैं, तो ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा एक यूजर को रिप्रेजेंट करने में। तो इस रो का पूरा मतलब एक यूजर को पूरा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1 से, दूसरे यूजर को 2 से। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट वी कैन सेव ऑन सेशन। तो हम सेशन में इस वैल्यू को डालेंगे, जो भी यूजर लॉगिन किया, जिसका यूजर आईडी पासवर्ड मैच किया, उसका वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे, और उसको हम क्या करेंगे, सेशन में स्टोर कर देंगे, ताकि वो वैल्यू मुझे नेक्स्ट पेज पे मिलता रहे। और अकॉर्डिंगली हम क्या करें, उसके रिलेवेंट डाटा को ही हम प्रोड्यूस कराएं। ऐसा नहीं हो कि हम यूजर लॉगिन किया दूसरा नंबर, हम उसको पहला नंबर वाले का डाटा दे दें, तो ये तुम्हारा पूरा वेबसाइट बेकार है। तो क्या होना चाहिए, दूसरा यूजर लॉगिन किया तो उससे रिलेवेंट डाटा इस डाटाबेस में जिस जिस पेज पे जिस टाइप के डाटा को हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो डाटा उनको मिलता रहे। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। तो आई थिंक कि आप बहुत अच्छे से स्टेट मैनेजमेंट समझ चुके हो। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, क्लास एंड होने वाला है। तो ये इस पे आप नोट्स बना लोगे, कैसे काम कर रहा है, हम सारा कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट यू हैव टू राइट इट डाउन, एंड फॉर द लॉगिन पेज